हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। उस रिवॉल्ट के बाद ही ये एक्ट आया था जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, इसका फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन। दैट मीन्स इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी इंडियन टेरिटरी पे, वो डायरेक्टली अब किसके हाथ में चला गया? वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ट्रांसफ़र हो गया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इस एक्ट को ही हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ डेजिग्नेटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि इस एक्ट के पहले जितने भी हेड थे, जो भी इंडियन टेरिटरी पे जो हेड थे, जो रूल कर रहे थे, उनको हम लोग गवर्नर जनरल बोलते थे। बट इस एक्ट के तहत जो भी हेड बने उनका गवर्नर जनरल से डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया। उनका डेजिग्नेशन क्या हो गया? उनका डेजिग्नेशन वाइसरॉय हो गया। ओके, तो अब वो गवर्नर जनरल नहीं, अब वो वाइसरॉय कहलाएंगे। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, a British cabinet member accountable to Parliament, created an advisory council of 15 members to assist the secretary। देखिए, जैसे मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ट्रांसफ़र हो गया था कंपनी से डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन तक। तो ब्रिटिश क्राउन कैसे कंट्रोल कर रही थी? अब कैसे रूल कर रही थी? एक पर्सन के थ्रू रूल कर रही थी, और वो पर्सन को डेजिग्नेशन दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू ही रूल करेगी। और ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, और ये अकाउंटेबल थे पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को अकाउंटेबल थे, और ये मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के। ओके, और इनको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर का बॉडी बनाया गया, और जिनको बोला गया एडवाइजरी काउंसिल। क्रिएटेड एन एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 15 मेंबर टू असिस्ट द सेक्रेटरी। इनको एडवाइस करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करने के लिए बोलिए, असिस्ट करने के लिए बोलिए, इनके लिए एक 15 मेंबर का बॉडी बनाया गया जिनको हम लोग एडवाइजरी काउंसिल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट, अबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। याद होगा अगर आपको, तो हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसमें 2 बॉडी बनाई गई थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। वो दोनों अलग अलग बॉडी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शन के लिए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शन के लिए। बट इस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58 के तहत, दोनों बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अबॉलिश कर दिया गया, इनको ख़त्म कर दिया गया। ओके, तो यहाँ हमारा समाप्त होता है एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड प्रिंसली स्टेट, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एंडेड and the Indian princes were allowed to retain their territory if they accepted the suzerainty of the British crown। That means डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब समझिए कि कोई भी प्रिंसली स्टेट का बायोलॉजिकल चाइल्ड अगर नहीं है तो उनके स्टेट को अनेक्स कर लिया जाएगा ब्रिटिशर्स के थ्रू। अगर आपका एडॉप्टेड चाइल्ड है तो उनको राइट नहीं मिलेगा, फिर आपके स्टेट को ब्रिटिशर्स अनेक्स कर लेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को भी इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। ये एक्ट ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद फिर इंडियन प्रिंसली वर अलाउड टू रिटेन देयर टेरिटरी। उनको अलाउ किया गया था अपने टेरिटरी को रखने के लिए, और तभी वो रख सकते थे अपने टेरिटरी जब वो एक्सेप्ट करेंगे। क्या एक्सेप्ट करेंगे? सुजेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। वो मानेंगे कि ब्रिटिश क्राउन आपके ऊपर है, वो एज ए अथॉरिटी, एज ए डोमिनेंट पावर, आप जो बोलिए, उनको आप कंसिडर करेंगे, तब आप अपने टेरिटरी रख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।